अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मॉग जैसी एक हार्श रियलिटी पे बात करेंगे। स्मॉग बेसिकली एज अ फिफ्थ सीजन पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुका है। ये बेसिकली नवंबर से लेके दिसंबर तक प्रिवेल करता है इन सेंट्रल पंजाब और कुछ नॉर्दर्न पंजाब के एरियाज में। स्मॉग की जब हम बात करते हैं तो स्मॉग की सबसे पहले हम इसके लिए इसके रूट कॉजेज की बात करते हैं कि इसके रूट कॉजेज क्या हैं। बेसिकली ये एक हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एयर पॉल्यूशन, कि ये फ़िज़ाई आलूदगी की एक वजह है। और जब हम फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो नज़र है वो इसकी रूट कॉजेज़ पे जाती है कि इसकी रूट कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। इसकी रूट कॉजेज़ में जो सबसे मेजर है, सबसे मेन है या जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो बेसिकली रेज़िडुअल बर्निंग है राइस फ़ील्ड्स की। कि जब राइस क्रॉप्स की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसका एक रेज़िड्यू फार्म्स में रह जाता है, उसको बर्न किया जाता है ताकि फार्म लैंड को क्लियर करके उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी किया जा सके। सो उसकी जो रेजिडुअल बर्निंग है वो स्मोक क्रिएट करती है। बेसिकली ये अक्टूबर से लेके नवंबर तक जाती है ताकि वीट क्रॉप को ग्रो कराया जा सके। तो इसी ही जो एक नैरो विंडो है, इस नैरो विंडो में टेम्परेचर भी डाउन होता है, एयर वेलोसिटी भी रिड्यूस हो चुकी होती है सिग्निफिकेंट पॉइंट तक। तो इस वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ स्मोक है विच राइज फ्रॉम दीज बर्निंग, वो इन खास हिस्सों पे हो जाता है जो बेसिकली नॉर्दर्न पंजाब या सेंट्रल पंजाब के होते हैं। तो इसलिए ये वो इनकाउंटर करते हैं स्मोक जैसी एक हार्श रियलिटी को। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट किया जाता है, एस्क्राइब किया जाता है, वो बेसिकली ये किया जाता है कि जो पैडीज की रेजिडुअल बर्निंग है ये मेजर कॉज है, ये सिर्फ यही कॉज है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मिस स्टेटमेंट है या अगेन एक हम कह सकते हैं एक हाफ ट्रूथ हो सकता है। एज पर एस्टिमेशन around 30% of smog is basically due to residual burning of paddy fields, but इसके अलावा भी इसकी कॉजेज हैं जिसमें व्हीकुलर एमिशंस हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें अगेन हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एमिशंस है, उसकी वजह से भी ये स्मॉग आ रही है। जब हम बात करते हैं स्मॉग की, तो जैसे कि हम पहले भी कह चुका हूँ कि राइस फील्ड्स की बर्निंग की बात आती है। तो इसके लिए काफ़ी अरसे से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ली जा रही हैं, जैसा कि सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। इसकी वजह से लोगों पे फाइन भी किए जाते हैं, इनफैक्ट लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। बट आप देखें कि ये प्रॉब्लम स्टिल प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और एज इट इज़ करता जा रहा है। इवन सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड जो है वो गुजर चुका है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि हम आज तक किसी को आउट ऑफ द बॉक्स और एक ड्यूरेबल, या हम कह सकते हैं कि कोई एक अच्छा अल्टरनेट नहीं दे सके जिसपे वो अमल करके इस चीज से छुटकारा पा सके और स्मॉग में कमी की जा सके। सो आज हम उन सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, वो ड्यूरेबल सॉल्यूशन या अनऑर्थोडॉक्स या आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस क्या हैं, और उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में जलाया जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं, या उसका एक कैसे एक इकोनोमाइज्ड एक सॉल्यूशन हम अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारे फार्मर्स के पास यही कॉन्टेक्स्ट है कि जैसे ही हम राइस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसका रेजिड्यू जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इसके बाद उन्हें अपनी फार्म लैंड को क्लियर करके नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी करना होता है। सो उनके पास एक नैरो विंडो ऑफ टाइम होती है, उस विंडो ऑफ टाइम में उन्हें इसको बर्न करना होता है। और बर्न करने के जो वो एडवांटेजेस बताते हैं उसमें ये है कि इसमें जो उनकी वीड कंट्रोल है उसको इकोनोमाइज करते हैं। इससे उनके हर्बिसाइड्स या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ है वो फ्यूचर क्रॉप के लिए वो कम हो जाता है। सो वो ये एक एडवांटेज बताते हैं। जब हम वो ये एडवांटेज बताते हैं तो हम उनकी इस इकॉनमी को उसमें करेक्शन कर सकते हैं कि हम उनको एक उनकी ये जो राइस रेजिड्यूल है, राइस का रेजिड्यू है, इसकी हम इसके लिए हम एक मार्केट क्रिएट करके या इसको हम एक सेलेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करके, जैसे कि ये इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे अगेन वो हम बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन या राइस ग्रोइंग नेशन
भी है, तो वहाँ पे भी ये सॉल्यूशन चल रहे हैं। जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जो हमने एज एन अनऑर्थोडॉक्स या आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, तो हमारे पास इसके लिए 3 मेजर सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो इसके लिए हमारे पास वो ये है कि इनको इसको हम हम राइस रेजिड्यू को या राइस स्टबल को हम बर्न करने की बजाय अपने फार्मर को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो इन्हें बायो पैलेट्स में कन्वर्ट करें। देन ये बायो पैलेट्स जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए जाएं। सेकंड सोल्यूशन इसका है कि हम इनको बायोगैस में कन्वर्ट करें या बायोफ्यूल में कन्वर्ट करें। अगेन जो हमारे पास थर्ड है वो ये है कि इसको एक एज ए सेलेबल कमोडिटी मार्केट में सेल करें, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जिसको फिर यूज किया जा सके। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो 3 हमने सॉल्यूशंस बताए हैं, इनको किस तरह हम कंटेक्सचुअलाइज कर सकते हैं या किस तरह हम इनको आगे लेके चल सकते हैं कि ये वर्केबल भी होने चाहिए और इनको लिमिटेड टाइम फ्रेम में प्रैक्टिसेबल भी बनाया जा सके। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब हम अपनी पंजाब की प्रोफाइल पे गौर करते हैं, तो सबसे पहले हमें इस में जो चीज़ नजर आती है वो ये है कि हमारे पास मोर देन 10,000 ब्रिक किलन एग्जिस्ट करते हैं, जो जिनका मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो कोल है। तो जब हम कोल की बात करते हैं, अगेन ये इट इज़ नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इनफैक्ट ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इस वजह से यहाँ काफ़ी अर्से से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो लगी हुई है कि ब्रिक किलन के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली जिगजैग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए, और ताकि इससे जो एक इमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। सो इस चीज़ को हम कवर अप करने के लिए, इसको काबू पाने के लिए हमारे पास बायो पैलेट्स का ऑप्शन है कि हमारे पास जो राइस रेजिड्यू है हम इनको बायो पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम इनको हम डिफरेंट ब्रिक किलन्स पे भेज सकते हैं। एज पर एस्टिमेट्स जो राइस रेजिड्यू है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 40% ऑफ कोल है। तो और जो हम कोल की कंजप्शन है वो जब हम देखते हैं तो वो 4.5 मिलियन टन है इन ब्रिक किलन्स के ऊपर एनुअली। और अगर हम अपनी राइस रेजिड्यू है इसकी प्रोडक्शन की बात करें या इसका एस्टिमेट लगाएं, तो एक एस्टिमेट है कि 8.5 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसके 40% कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू कोल पे जाएं, तो हम अराउंड 20% ऑफ कोल जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद दीज बायो पैलेट्स, जो कि हम राइस रेजिड्यू की सूरत में हम लेते हैं। जब हम इन बायो पैलेट्स को राइस रेजिड्यू के तौर पे बायो पैलेट्स को लेंगे और डिफरेंट ब्रिक किलन पे देंगे, तो ये एक जो नैरो स्ट्रिप है जो सेंट्रल पंजाब की या नॉर्दर्न पंजाब की, वो इससे फैल के वो डाइल्यूट हो जाएगी और वो अक्रॉस द पंजाब चली जाएगी। जब अक्रॉस द पंजाब जाएगी तो इसका जो एक कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉग है वो रिड्यूस होगी या डाइल्यूट हो जाएगी। तो हमारा जो एक सिग्निफिकेंटली एक इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है बर्निंग ऑफ राइस रेजिड्यू, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम अपना जो राइस रेजिड्यू है या राइस स्टबल बर्निंग है इसको अवॉइड कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम इस हमारा जो राइस रेजिड्यू है वो डिफरेंट वेज में हम उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसमें हमारे पास बायो एथेनॉल भी है, बायो मीथेन भी है। हम इनको इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बायो हमारे पास मीथेन का ऑप्शन है वो ये है कि हम राइस रेजिड्यू को एक अपना जो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर है, उसमें लेके जाते हैं। देन हम वहाँ पे हम इसकी सबसे पहले हम इस राइस रेजिड्यू की प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद हम इसे एक रिएक्टर है जिसमें हम बैक्टीरियल डाइजेशन हम करवानी होती है उसमें लेके जाते हैं। वहाँ बैक्टीरियल डाइजेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बायोफ्यूल में। और ये बायोफ्यूल है, ये बेसिकली एक बायोगैस है। बायोगैस ये 40% इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड है। और जब हम इसको एज ए रा बायोगैस भी यूज किया जा सकता है स्टोव्स में, डिफरेंट स्टोव्स में। सेकेंडली हम इसको जब रिफाइन करते हैं तो ये बायोमीथेन में कन्वर्ट हो जाती है। बायोमीथेन बेसिकली एक बायो सीएनजी है जिसका अक्रॉस द बोर्ड इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन जो हमारी व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इसका एक यूजेज है। सो अगेन हम इसको एक
कमोडिटी में कन्वर्ट करके, सेलेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करके अपने जो फार्मर्स हैं उनको एक एक ड्यूरेबल बट प्रैक्टिसेबल एक सोल्यूशन दे सकते हैं। अगेन हम पीछे जब बायो पैलेट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमारे पास बायो पैलेट्स की एक और मार्केट भी थी जो कि बायो स्टोव्स की सूरत में है, जो डिफरेंट घरों में दिए जा सकते हैं या डिफरेंट घरों में हैं, तो वहाँ पे भी बायो पैलेट्स को जो राइस रेजिड्यू के हैं वो उनको यूज़ किया जाता है। सो अब इन्हीं बायोफ्यूल्स में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम बायो एथनॉल में भी इसको राइस रेजिड्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके हमारे पास लार्जेस्ट एग्जांपल जो है वो इंडिया के हमारे पास मौजूद है कि इंडिया इज कन्वर्टिंग इट्स राइस रेजिड्यू इनटू बायो एथनॉल, और एज पर एस्टिमेट दे आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 50,000 टन ऑफ बायोएथनॉल फ्रॉम राइस रेजिड्यू, जिसको वो दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने कंट्री में इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जब बायोएथनॉल इससे प्रोड्यूस होता है तो बायोएथनॉल को मुख्तलिफ कंट्रीज जो है वो 5E एंड 10E में कन्वर्ट करते हैं। 5E एंड 10E फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि 5% ऑफ बायोएथनॉल इज मिक्स विद पेट्रोल और गैसोलीन, और जब हम 10E की बात करते हैं तो 10% ऑफ बायोएथनॉल इज मिक्स विद द गैसोलीन और पेट्रोल। सो ये एक अल्टरनेट है, बेस्ट अल्टरनेट है बायोफ्यूल का, कि इसको रेजिड्यू को बायोएथनॉल या बायोफ्यूल में कन्वर्ट करके देन इसको हम मिक्स कर सकते हैं अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके साथ और इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ सेलेबल commodity which is practicable and most economical solution for our farmer ke, that they should not burn their rice residue. In fact, they should sell this to those industry, those SMEs which are converting them into biofuels and selling them into Pakistan or exporting into the rest of the world. So ये एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। एट द एंड हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि हम जो हमारे पास राइस रेजिड्यू है इसकी एक मार्केट बनाए थ्रू क्रिएशन ऑफ सप्लाई चेन, जिसमें हमारे पास कलेक्टर्स की एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो इसको कलेक्ट करें। देन इस कलेक्शन के बाद इसको प्रोसेसिंग की एक मार्केट या एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए जो बायोफ्यूल को प्रोसेस करे, जो या राइस रेजिड्यू को प्रोसेस करे, जिसमें इसको इसकी कन्वर्जन इनटू पैलेट्स है या फिर इट्स कन्वर्जन इनटू बायोफ्यूल या बायोगैस है वो। देन इसकी एक हमारे पास जो एक मार्केट है वो ये है कि वो इस चीज़ को परचेज करे और यूटिलाइज करे, या फिर इसकी जो एक्सेस या सरप्लस क्वांटिटी है उसको एक्सपोर्ट करे। सो ये मार्केट क्रिएट करना हमारी एक तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। बट अगेन इसके लिए हमें लेजिस्लेशन चाहिए। लेजिस्लेशन इन द सेंस के ब्रिक किलर्स को फोर्स किया जाए या उनको स्टिमुलेट किया जाए कि वो इसको यूटिलाइज करें। देन हमें गवर्नमेंट को इस लेजिस्लेट करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए थ्रू टैक्स ब्रेक्स या टैक्स इंसेंटिव्स, एंड एट द एंड हमें जब इसकी एक मार्केट क्रिएट हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये सब इंडस्ट्रीज या ये जो सप्लाई चेन है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एक राइस रेजिड्यू है वो ओपन बर्निंग से वो चैनलाइज हो जाएगा इनटू कंप्लीट इंडस्ट्री और कंप्लीट सप्लाई चेन। सो इससे ये होगा कि हमारा जो इसकी बर्निंग की वजह से जो एक एस्टिमेट है वो ये है कि 30% एक स्मोक की वजह राइस रेजिडुअल बर्निंग है, तो वो 30% वजह इससे निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक स्मोक का इशू है वो अराउंड 50% जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 30% ये रिमूव होगी तो 20% उससे हमारा जो कोल है वो भी फेज आउट होगा। अगेन व्हीकुलर एमिशंस जो है वो रिड्यूस होंगे। तो मिला जुला के ओवरऑल हमारा जो एक स्मोक का प्रॉब्लम है इन नैरो विंडो ऑफ दीज 2 मंथ्स बेसिकली जो अक्टूबर और नवंबर के हैं वो काफ़ी हद तक या सिग्निफिकेंटली हमें रिड्यूस होता है या लेस होता नज़र आएगा। बट स्टिल हमें उसके लिए काफ़ी काम करना होगा और वो काम इसी तरीके से होगा। और स्टिल ये एक नेसेंट फील्ड है और अभी इसका आगाज़ है, तो इसमें डिफरेंट और रिसर्चेस आएंगे, डिफरेंट और फाइंडिंग्स आएंगे और अगेन डिफरेंट वर्केबल सॉल्यूशंस आएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आप इस डिस्कशन को वैल्यूएबल पाएंगे, इसके ऊपर फर्दर अपनी इनपुट ऐड करेंगे और हमें अपनी जो एक राय है या एनालिसिस है इसको इम्प्रूव करने का एक चांस देंगे। थैंक यू वेरी मच।